नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएस डायरी में चर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति भी। उपराष्ट्रपति का जो दायित्व होता है, जो भी औपचारिक सरकारी कार्यक्रम है, उसके अलावा राष्ट्रपति के साथ जो भी भूमिका उनको निभानी होती है वो तो है ही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी यदि कोई है तो वह है राज्यसभा के सभापति पद का। और इसलिए विधिवेत्ता, संविधानवेत्ता और सफल राजनेता जिनको कहेंगे, चाहे वो बहुत समय तक कोई बड़े मंत्री न रहे हों, लेकिन मंत्री से लेकर राज्यपाल तक और विधायक से लेकर सांसद तक रहे हैं, जगदीप धनखड़, उनके लिए विजय आसान थी। लेकिन आने वाला जो एक नया इतिहास लिखने का काम है, और इतिहास न भी कहे, उसे अध्याय तो कहेंगे ही, क्योंकि मैं राज्यसभा को समझिए आप 71, 72 लगभग 72 से ज्यादा 71 में जाके देखा, उसके बाद उसको कवर करने का भी निरंतर काम करने का मेरे पास एक जर्नलिस्ट काम रहा है। संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में तो सेंट्रल हॉल में भी जाने का मौका मिला। लेकिन मैं इसलिए उस अनुभव के आधार पर कहता हूं कि राज्यसभा के सभापति का दायित्व तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और ये समय तो जिसको कह सकते हैं, चाहे कितना ही भारी बहुमत हो, लेकिन चुनौतीपूर्ण है। पूरी दुनिया में है, भारत में कम नहीं है। इस दृष्टि से मार्गेट अलवा का न जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबको सामने दिखाई दे रहा था, दीवार पर लिखा हुआ था, इसको कह सकते हैं। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी के लिए क्यों आसान होगा, पहले इस पर चर्चा। कठिन कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन उनकी यात्रा कितनी दिलचस्प रही है। किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के बाद यदि इन्हें प्रमुख माना जाता है चौधरी देवीलाल, जो प्रधानमंत्री भी रहे देश के। और एक ऐसा समय आया जब प्रधानमंत्री ही बनने वाले थे, लेकिन जो खेल हुआ था हम उस पर नहीं जाते, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, वो प्रधानमंत्री बना पड़ा। उन्होंने इनको चुना, जो बहुत ही उस समय युवा काल में आप कहिए 89 में, अच्छे वकील तो थे ही देशुभ से, लेकिन उन्होंने इनको लगा कि ये सक्रिय थे सामाजिक जीवन में भी, तो इसलिए उनको चुना था। देवीलाल जनता दल, और जनता दल में रहने के बाद जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, सांसद के रूप में लोकसभा में विजयी हो गए। पहले ही दौर में झुंझुनू जैसे महत्वपूर्ण इलाके से जहां के बिरला का चुनाव क्षेत्र होता था मुझे, बाद में तो उन्होंने अपने और लोगों को, लेकिन वो खुद उस तरह से वो राज्यसभा में आते रहे। लोकसभा का चुनाव तो स्वयं नहीं जीत पाए थे, जो सबसे बड़े धनपति थे निर्दलीय के रूप में। ऐसी स्थिति में धनखड़ वहां से जीते उस काल में, और उसके बाद उस समय जो भी चौधरी देवीलाल थे ही, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आए, जो इन सब चीजों से नाराज थे, चूंकि उनको भी प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन वो बने तो इन्होंने इनको चुना, जगदीप धनखड़। लेकिन उनकी सरकार तो ज्यादा चलना नहीं थी, कांग्रेस ने अपना हाथ हटा लिया। तो 93 में उसके बाद कांग्रेस के साथ आ गए, 2-3 साल वहां रहे, लेकिन वहां कुछ और जैसी गुटबाजी ज्यादा थी, अल्टीमेटली वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और 89 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे। तो इनकी राजनीतिक यात्रा जो है वो इस मामले में दिलचस्प रही कि उनको सभी लोगों के नेताओं से, विचारों से संपर्क का, एक जिसे कहते हैं वकील के रूप में भी, और हम यदि पत्रकार के रूप में कहें कि सभी विचारों के लोगों से आपको मिलना होता है। तो ये पत्रकार तो नहीं थे जैसे कई हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस तरह के हुए हैं जो पत्रकार, जिनको कह सकते हैं नेहरू जी पत्रकार अपने कहते थे, और कई लोग ऐसा मानते हैं। गांधी के समय की परंपरा नहीं, बाद में भी क्योंकि नारायणन हो, कई लोगों ने अपना जीवन उस तरह शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इनका पास ये एक प्लस पॉइंट है कि सभी दलों के को अंदर से समझना। तो प्रतिपक्ष के कांग्रेस को जानते ही थे, नरसिंह राव वाले फेज में सबको याद है उस समय कितना उठापटक मामला था, कितना सोनिया गांधी के साथ धीरे धीरे तनाव बढ़ा, कैसे पार्टी टूटी। ऐसी स्थिति में वो अनुभव भी है बड़ी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ संबंध रखे रहना वर्षों से, उसको निभाया। और दूसरी तरफ तेलुगु देशम इस समय जो उनका समर्थन कर रही है, और वाईएसआर कांग्रेस, एक दूसरे के घोर विरोधी आंध्रा में। भाई होता है ना, एक कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा, वहां पता चला दोनों ही सत्तारूढ़ विपक्ष दोनों साथ दे रहे हैं इनके लिए। ऐसा समर्थन मिलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी और दलों का नाम सब आप चर्चा में सुन रहे हो, इसलिए मैं उसको उनका जन्म के इतिहास के फिर भी मैंने हल्का सा जिक्र किया। लेकिन असली मैं बात करना चाहता हूं उन चुनौतियों की जो उनके सामने होगी, क्योंकि अब क्या है, एक बड़ा फैसला जैसे 370 हटाने का किया गया था, ऐसे संविधान में संशोधन का एक संकल्प इनका है कि समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान नागरिक कानून हो,
तलाकशुदा तो खत्म किया ही था, तलाक वाला मुद्दा इसी तरह से, लेकिन उस पर तो बड़ा ही विरोधी पक्ष, उसमें कई पक्ष ऐसे हैं जो इनको वोट भी दे, लेकिन उसका कैसे उसको पास राज्यसभा में कराएं जहां पूरा इतना बहुमत नहीं है राज्यसभा में अकेले बीजेपी का। कई सहयोगी दल में भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। ऐसे कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं आने वाले समय में, चूंकि चुनौतियां कई होंगी, कई चुनाव सामने आने वाले राज्यों के चुनाव होंगे। उसके बाद सदन में जितना टकराव अभी होता रहा है, निलंबन की स्थिति आई है। खुद सदन के उपसभापति हरीश वंश जी को जो लोगों को निलंबित करने की स्थिति आई और बड़ा हंगामा उन पर होता रहा, लगातार हमले होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार और उनके बीच अब टकराव और अधिक बढ़ने वाला है। उसमें जगदीप धनखड़ जी को सबका शक्ति संतुलन करना, डॉक्टर राधाकृष्णन की परंपरा, जो उनका जो स्वभाव था, विनोद वृत्ति, विद्वान, उनके बारे में जो पढ़ा लिखा गया, हमने अपने पुस्तकों में भी जिक्र किया है, तो राधाकृष्णन की परंपरा है। तीसरा वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। मैंने गोपाल स्वरूप पाठक के समय से राज्यसभा कवर की है, लेकिन ये दो काल मुझे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि वेंकट रमन के समय में भी फेयरफैक्स का मामला आया, बड़े विवाद हुए, सत्तारूढ़ पक्षों के बीच में, वो कांग्रेस के होते हुए भी बड़े संकट की समय सदन की ऐसी गतिविधियां, इवन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में विवादों को लेकर के भी उनके बीच क्या पत्रव्यवहार हुआ, संसद में हंगामा हुआ, उससे निपटना। और शंकर दयाल शर्मा जी का तो ये था कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वर्कर से लेकर अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और उपराष्ट्रपति रहे। तब जाकर के उपराष्ट्रपति और सभापति होते हुए ऐसी नौबत आई कि खुद सत्तारूढ़ कांग्रेस के दल के नेता चिदम्बरम और पी शिवशंकर जैसे नेता, जो प्रमुख उस समय सिपाही थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के, उनके समेत कांग्रेसियों ने बड़ा हंगामा कर दिया केवल एक छोटे से निर्णय पर कि तेलुगु देशम ने तब डिमांड की थी, जो प्रतिपक्ष में था, और उसने कहा कि साहब वहां के जो आंध्र के राज्यपाल हैं वो कुमुदबेन जोशी, उन्होंने जो खर्च के लिए निर्धारण होता है उससे अधिक खर्च किया, इस पर चर्चा हो या एक गलत तरीका है। तो अमूमन चिदम्बरम साहब जैसे जो हमेशा ही अपना कुछ न कुछ लगाते थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये गलत है, राज्यपाल का मामला नहीं उठ सकता है। शिवशंकर को संविधान की धारा उठाने लगे। मैं उस सदन में मौजूद था और तब उत्तेजित होकर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पद त्याग देता हूं, यदि मेरे फैसले को कांग्रेस को ही नहीं मानना है तो फिर मैं नहीं रहूंगा इसमें। चले गए, सदन से उठकर चले गए, आंसू आने लगे थोड़े, लेकिन उठकर चले गए। ऐसे अवसर आए। बाद में उनको नरसिंह राव सहित कई बड़े नेता मिलान बनाने गए। राजीव गांधी ने भी जाके प्रार्थना की कि अपना विचार बदले, वो बदले। और बात प्रतिपक्ष में वैसे भी 2-3 घंटा इस मुद्दे पर ही चर्चा वैसे भी हो चुकी थी, तो उपेंद्र तक ने, प्रतिपक्ष ने भी हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, आप ऐसा कुछ न करें, हम ये मुद्दे अभी इसको आगे और नहीं चर्चा करेंगे, वापस ले लेते हैं। तो ऐसे मौके जब सत्तारूढ़ पक्ष भी कुछ उत्तेजित हो सकता है, ये आज भी ऐसी स्थितियां हैं जब भाजपा के कई नेता या सहयोगी दल कई बार उत्तेजित होता है, उसी तरह से प्रतिपक्ष तो हंगामा करेगा। उसमें संतुलन रखना, भाजपा को भी नियंत्रण में रखना होगा। उनको भी ध्यान रखना होगा कि धनखड़ जी उस तरह के नहीं है, वो कानूनविद भी हैं और वो कानून संविधान को बहुत आगे रखेंगे। प्रधानमंत्री उनके बीच में आपसी समझ है ही बहुत बड़ी है और नेताओं के साथ भी निश्चित रूप से होगी, लेकिन इसका ये अर्थ न लिया जाए कि उसका कोई दुरुपयोग कोई सांसद कर सकेगा। तो एक तरह से नया अध्याय संसद के राज्यसभा सदन में लिखा जाएगा, ये एक हम उम्मीद कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।